Hello students, how are you all? So I hope you are fine. So in the last lecture we have discussed the atomic size और atomic size में हमने वहाँ पे ionic radius के बारे में discuss किया था. So in today's lecture we are going to discuss the covalent radius, metallic radius and van der Waals radius. So let us see covalent radii. सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस. सो देखो सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस है, ये मतलब सिंगल बॉन्ड होगा. कोवेलेंट बॉन्ड जो है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बेटा? फॉर्म बिटवीन टू एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा बिटवीन टू एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, which have same electronegativity or very less difference in the electronegativity. या तो जिन दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम हो या बहुत कम डिफरेंस, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा सिंगल बॉन्ड जो ओवरलैपिंग से बिटवीन टू एटम्स विच हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनेगा, तो उसको बोलेंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड. अब देखो इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड दो फैक्टर्स की इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शॉर्ट टर्म में हम EN से लिखेंगे. इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम, दोनों एटम्स की सेम है, जैसे दो एटम है AA, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे DAA. तो DAA को हम बोल सकते हैं इक्वल्स टू RA प्लस RA. तो RA बराबर क्या हो जाएगा रेडियस इसमें DAA डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स डिवाइडेड बाय 2. ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं. दो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी. ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम और वेरी लेस डिफरेंस. इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज मोर, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या जाता है तो स्टीवनसन्स एंड शोमेकर इक्वेशन यूज्ड. जैसे दो एलिमेंट हैं, उनके बीच में DAB डिस्टेंस बिटवीन द टू एलिमेंट्स AB, ये A है और ये B है, इक्वल्स टू RA प्लस RB प्लस 0.09 इंटू डेल्टा EN का होल स्क्वायर. A का रेडियस प्लस B का रेडियस प्लस 0.09 इंटू डेल्टा EN का होल स्क्वायर. तो डेल्टा EN का होल स्क्वायर पता होगा, DAB पता होगा, तो उससे हम RA और RB के वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. तो इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड में प्रेडिक्ट करेंगे. अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे बनेगा, ये एक एटम का रेडियस है. अब दूसरे यहाँ पे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे जो एटम का इलेक्ट्रॉन है वो भी इसके बीच में क्या होगा, शेयर होगा. तो इन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में देखो शेयर होगा, तो नेट जो इफेक्टिव रेडियस है इट इज द वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स. इन दोनों एटम्स के बीच का आधा डिस्टेंस होगा ये. तो इन दोनों एटम्स का ये आधा डिस्टेंस होगा, तो उसका आधा कोवेलेंट रेडियस के बराबर होगा. अब देखो मेटेलिक रेडियस की बात करते हैं. It is one half of the between two metal atoms bonded by a
bonded by a metallic bond in a crystal lattice. It is 1/2 of the internuclear distance between the two atoms. Between the two metal atoms bonded by a metallic bond in a crystal lattice. उनके crystal lattice में जैसे देखो अपने पास ये एक मेटल का एटम है और ये दूसरे मेटल का एटम है, तो इनका हाफ, तो आर एम मेटल का रेडियस हो जाएगा अपने पास, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया डी एम एम, सो डी एम एम डिवाइडेड बाई 2। अब देखो इससे कंपेयर करें हम तो कोवेलेंट में तो ये तो कौन सा बॉन्ड था यहाँ पे, दिस वाज द कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या हो रहा है, दो जो न्यूक्लियस हैं वो उनके अंदर ओवरलैपिंग हो रही है, उनके अंदर ऑर्बिटल्स में जब ओवरलैपिंग हो रही है तो नेट ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कॉमन हो गया दोनों के बीच में, तो ये रेडियस जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। इसमें दोनों आपस में टच में है, तो हम क्या कह सकते हैं, आर मेटेलिक इज ग्रेटर देन आर कोवेलेंट। कोवेलेंट रेडियस से मेटेलिक रेडियस हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। अब मेटेलिक रेडियस में भी ये कह सकते हैं कि जो दो मेटल एटम्स के बीच में जितना ताकतवर बॉन्ड होगा, एटम्स इतने क्लोज होंगे, तो रेडियस इतनी क्या हो जाएगी उसके केस में, छोटी हो जाएगी। व्हाट वी कैन से, metallic radius is inversely proportional to the metal bond strength. Means higher is the metal bond strength, lower will be the metallic radius, and metallic radius is always larger than the covalent radius. So this was the third. Fourth is van der Waals radii. van der Waals radii क्या होता है बेटा, ये van der Waals radii it is 1/2 of the internuclear distance between the two non bonded atoms or molecules, जिनके बीच में बॉन्ड ही नहीं बन रहा। इट इज द 1/2 of the internuclear distance between देखो जैसे अपने पास दो मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन का है, ये दूसरे क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। अब देखो इन दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स के बीच में ये तो हो गया अपने पास DCl क्लोरीन क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस। अब इसका हाफ कर दें तो ये वाला क्या हो गया अपने पास, दिस इज द RCl मीन्स कोवेलेंट रेडियई हो गया ये अपने पास। दो एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के हाफ डिस्टेंस कोवेलेंट रेडियस, ऐसा ही इसके बीच में हो गया। अब इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है अपने पास, इसको हम बोलेंगे, ये दो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हो गए। तो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के अंदर इन सॉलिड स्टेट, किसमें होगा ये, सॉलिड स्टेट के अंदर प्रेडिक्ट करेंगे हम। जब सॉलिड स्टेट में दो मॉलिक्यूल्स आपस में नजदीक है तो उन जैसे दोनों मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शंस एग्जिस्ट करती है उन इंटरेक्शंस को हम बोलते हैं van der Waals इंटरेक्शंस। तो van der Waals इंटरेक्शंस में ये दो क्लोरीन की मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये जो दूर दूर है तो इनके बीच में ये जो डिस्टेंस हो इसको क्या बोलेंगे हम, van der Waals डिस्टेंस। और इसका हाफ कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा अपने पास, van der Waals रेडियई। और जो van der Waals रेडियई होती है, दिस van der Waals रेडियई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द ट्वाइस ऑफ कोवेलेंट रेडियई। ये लगभग कोवेलेंट रेडियई का क्या होता है, van der Waals रेडियई ऑलमोस्ट डबल। तो अब इन सब को कंपेयर करें हम तो van der Waals रेडियई सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद मेटेलिक रेडियई और सबसे छोटा कोवेलेंट रेडियई। अब जो आयनिक रेडियई है, आयनिक रेडियई डिपेंड करेगा ऑन द साइज कि कैटायन है या एनायन है, तो उसके ब्याह पे हम डिसाइड करेंगे, वो आयनिक कंपाउंड्स में बनेगा। तो देखो मेटेलिक रेडियई कोवेलेंट रेडियई किस में बनेगा, जब दो एटम्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी। ये जो है इसको क्या बोलेंगे हम, रीजन ऑफ ओवरलैप, और इस ओवरलैप की वजह से
some common distance is found, और उस कॉमन डिस्टेंस की वजह से ये छोटा हो जाएगा। तो कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटा, फिर उसके बाद मेटालिक रेडियस, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा तो मेटालिक रेडियस इतना ही छोटा, फिर सबसे ज़्यादा वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस किस में कैलकुलेट करेंगे हम, जब दो नॉन बॉन्डेड एटम्स है, तो नॉन बॉन्डेड एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो सॉलिड स्टेट के अंदर, उनके बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं वंडरवाल डिस्टेंस, और उसका हाफ कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो इसका हाफ होगा अपने पास वो क्या आ जाएगा, वंडरवाल रेडियई के बराबर। तो ओवरऑल अपना इन सब का कंक्लूजन क्या हो गया कि रेडियस एटॉमिक रेडियई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा रेडियस इतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। आयनिक में मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और वी कैन से दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड इफेक्टिव, ये सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द जेड इफेक्टिव। न्यूक्लियस के ऊपर जितना चार्ज ज़्यादा होगा, मोर इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, तो अट्रैक्शन इतना ही क्या होगा आउटर मोस्ट शेल में और न्यूक्लियस में ज़्यादा होगा, तो साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। देखो बॉन्ड ऑर्डर का एक नया कंसेप्ट है अपने पास। बॉन्ड ऑर्डर के बिहाफ पे कैसे, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में बॉन्ड, तो जितने ज्यादा बॉन्ड बढ़ेंगे तो अट्रैक्शंस उन दो एटम्स के बीच में बढ़ेंगे, तो अट्रैक्शंस बढ़ेंगे तो उनकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। दैट इज व्हाट वी कैन से बॉन्ड ऑर्डर इज द number of bonds between the two bonded atoms. So more is the bond order, more will be the attractive force. More is the bond order, more will be the अट्रैक्टिव फोर्स। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होगा, इतना ही ज्यादा होगा। हेंस वी कैन से दैट स्मॉलर इज द साइज और रेडियई। देखो कैसे, जैसे नाइट्रोजन है अपने पास, नाइट्रोजन गैस, तो उसमें NN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ऑक्सीजन गैस है, O डबल बॉन्ड है और F के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन होगा, इसके सिंगल बॉन्ड का रेडियई होगा। नाइट्रोजन के बीच में क्या होगा, सबसे छोटा होगा। F के बीच में जो बॉन्ड है वो सबसे बड़ा होगा, बिकॉज सिंगल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड में और छोटा, ट्रिपल बॉन्ड में और छोटा हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इट विल डिटरमाइन द बॉन्ड एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स ऑन द बिहाफ ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, fourth property is the ionization enthalpy. Enthalpy और एनर्जी। देखो आयनाइजेशन, एंथैल्पी और एनर्जी, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स एक एटम है कोई भी आइसोलेटेड स्टेट में, तो उसके जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है लीस्ट एनर्जी स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में एक एटम में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने के लिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये हमेशा ये कह सकते हैं हम, दिस विल बी ऑलवेज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि एटम को सबसे पहले एटम में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेंगे तो वी हैव टू सप्लाई एनर्जी, हेंस वी कैन से दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव ऑलवेज। So how we will define it is the minimum amount
of energy required it is the minimum amount of energy required to remove most loosely bound electron from outermost shell of an isolated or we can say that most loosely bound electron from isolated gaseous atom in its ground state. ग्राउंड स्टेट का मतलब कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए कि एक आइसोलेटेड एटम जो है उसकी ग्राउंड स्टेट मतलब लीस्ट एनर्जी स्टेट में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर इजेक्ट आउट हो जाए और वो केवल गैसियस स्टेट के अंदर ही पॉसिबल होगा। जैसे सबसे पहले एक मेटल है गैसियस स्टेट में, तो इस मेटल ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, प्लस चार्ज आ गया, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ये हमेशा हीट एनर्जी, हमने क्या लिखा है यहाँ पे रिक्वायर्ड, तो वी कैन से दैट दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए हीट एब्जॉर्ब होगी हमेशा। अब एक इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, डेल्टा का मतलब चेंज इन एनर्जी, IE1 डेल्टा IE1 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब ऐसे एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को उसको बोलेंगे हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सक्सेसिव रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द गैसियस एटम। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग successive removal of electrons from आइसोलेटेड गैसियस एटम। कैसे, जैसे ये M है तो इसमें M++1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसको बोलेंगे हम आयनाइजेशन एनर्जी 1। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो M+2 चार्ज आ जाएगा तो उसको आयनाइजेशन एनर्जी 2, ऐसे सो होगी। एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो थर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा M+3+ इलेक्ट्रॉन, तो आयनाइजेशन एनर्जी 3। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज जब हो जाएगा तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी तो नेट चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर बढ़ेगा, तो जो आउटर मोस्ट सेल है और न्यूक्लियस उनको टाइटली बाउंड करके रखेगा। तो इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हमेशा इंक्रीज होगा, कि एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन के बाद जो नेट चार्ज ऑन द न्यूक्लियस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो नेट चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर इंक्रीज होगा तो उसकी जो सक्सेसिव रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा ऑलवेज दैट विल इंक्रीज। मैग्नीट्यूड ऑफ सक्सेसिव IE always increases because magnitude of successive ionization enthalpy क्या होगी, always increases because IEO because Z effective increases after successive removal of electrons.
सो ये है अपने पास आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो क्या क्या फैक्टर्स इसको अफेक्ट करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर अपने पास एटॉमिक साइज। देखो एटम की जो साइज है, साइज जितनी बड़ी होगी तो आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो इतने ही कम होंगे, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इतना क्या होगा, इजी होगा। तो व्हाट वी कैन से दैट एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज होता है, तो ये भी क्या बोल सकते हैं हम, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो थर्ड फैक्टर जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मतलब होता है नेट चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। तो जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। न्यूक्लियस के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा तो साइज इतनी कम हो जाएगी, साइज कम होगी तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर और हायर। फोर्थ, पेनिट्रेशन पावर। देखो पेनिट्रेशन पावर का मतलब जो होता है अपने पास 3-4 सबसेल है SPDF, तो जिनकी क्लोजनेस टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जो सेल्स की क्लोजनेस न्यूक्लियस के पास जितनी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स उनके बीच में, न्यूक्लियस उनको टाइटली होल्ड करके रखेगा, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्या बोलेंगे, पेनिट्रेशन पावर इट इज द क्लोजनेस टू द is the value of closeness to the nucleus। ये न्यूक्लियस के क्लोजनेस की वैल्यू है पेनिट्रेशन पावर। तो ये सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर PP सबसे ज्यादा होती है S की, फिर P, फिर D और फिर F। SPDF ऑर्बिटल्स की होती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी S इलेक्ट्रॉन से रिमूव करने के लिए, फिर P के, फिर D एंड देन F। फिफ्थ, stability of half filled and fully filled स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, कि कौन से ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होंगे और कौन से ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड होंगे। तो ऐसे मान लो कि आपके पास 50 रुपये और 100 रुपये, तो 100 रुपये में आप फुल्ली फिल्ड हो और 50 में हाफ फिल्ड हो, तो 100 रुपये का एक नोट और 50 में उसमें मोर स्टेबल हो। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो जिसका ऑर्बिटल फुल भरा हुआ है वो ना तो इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहता और ना ही देना चाहता, तो इसका मतलब वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो उसमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो हमारे को ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू द लेस फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एज कम्पेयर टू लेस फिल्ड। देखो इसको कैसे अप्लाई करेंगे हम। देखो अपने पास यहाँ पे है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब देखो लिथियम की आउटमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है 2s1, इसकी है 2s2, 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5 और नियोन की है 2s2 2p6। सो देखो सबसे कम लिथियम की साइज सबसे बड़ी है तो आई सबसे कम होगी लिथियम की। फिर उसके बाद बेरिलियम। अब देखो बेरिलियम में 2s फुल भरा हुआ है और इसमें 2p में है, तो 2p में से इजीली निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन्स एज कम्पेयर टू 2s। तो 2p से एक से ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके बाद लिथियम के बाद क्या आएगा, बोरोन, और बोरोन के बाद क्या आएगा, बेरिलियम। बेरिलियम के बाद कार्बन, कार्बन के बाद देखो नाइट्रोजन में 2p3, तो p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो p में ये क्या हो गया, नाइट्रोजन हाफ फिल्ड हो गया, तो हाफ फिल्ड विल बी मोर स्टेबल। तो कार्बन के बाद हाफ फील्ड की ज़्यादा हो जाएगी तो पहले कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन। तो यहाँ पे बी का S2 की वजह से और यहाँ पे नाइट्रोजन के P3 में क्या हो गया, ये
हाफ फील्ड। उसके बाद फ्लोरीन और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, नियोन की, क्योंकि नियोन की फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से हम डिसाइड करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी की पीरियोडिसिटी, ये तो पीरियोडिसिटी थी इन अ पीरियड। अब ग्रुप में क्या कह सकते हैं हम जनरली, टॉप टू बॉटम आई, देखो साइज टॉप टू बॉटम ग्रुप में बढ़ रही है, तो साइज की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन जनरली फ्रॉम टॉप टू बॉटम आई डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द increase in atomic size. So this is related to the ionization enthalpy. Now next property, it was first is valence shell electrons and valency, third is atomic size, and fourth is ionization enthalpy. Now this one is fifth property. Fifth property will, it is, we can discuss electron affinity, electron negativity and reactivity. First we will discuss reactivity. Reactivity we will discuss after electron gain enthalpy. Now next property is electron gain enthalpy. देखो गेन एंथैल्पी, गेन का मतलब इसके अंदर क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे हम एक आइसोलेटेड गैसीय सेक्टर में, जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तब कितनी एनर्जी चेंजेस होगी, तो उसमें एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 99 रुपीज़ है, अब मेरे को कोई 1 रुपया दे दे तो मेरे पास 100 हो गए पूरे, तो मैं एक्स्ट्रा स्टेबल बन गया, तो मैं एनर्जी रिलीज करूँगा। एक मेरे पास 100 रुपीज़ है और 1 रुपया मेरे पास ऐड करा दे कोई ज़बरदस्ती, तो 1 रुपया लेने के बाद क्या होगा, 101 हो गया, अब 1 रुपीज़ का चेंज हो गया, तो उसको कैरी करना मुश्किल है, मतलब उसको चेंज को कैरी करना पड़ेगा साथ उसके एक 100 के नोट के साथ साथ। तो व्हाट वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, मतलब इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेस का मतलब एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में हमने बोला था एनर्जी रिक्वायर्ड, इसमें हम बोल रहे हैं एनर्जी चेंजेस, मतलब एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस व्हेन अ इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आइसोलेटेड गैसीय सेक्टर। इट इज द एनर्जी चेंजेस taking place when electron is it is the amount of energy changes taking place when electron is added to the isolated gaseous sector। उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो ये अपने पास एक एटम है गैसियस स्टेट में, हमने एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया तो X माइनस बन गया गैसियस स्टेट में, तो यहाँ पे अगर प्लस एनर्जी रिलीज कर रहा है मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, और एब्जॉर्ब कर रहा है तो पॉजिटिव होगी। तो उसी की तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं इसमें भी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EG। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब it is the amount of energy changes taking place during successive addition of electrons।
It is the amount of energy changes taking place during successive addition of electrons to the isolated gaseous atom. जैसे एक एटम है अपने पास O है यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें ऐड कराया तो ये क्या बन गया O माइनस। अब यहाँ पे जो एनर्जी चेंजेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, और इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब एनर्जी रिलीज होगी। अब इसके बाद O माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कराया तो ये बन गया O2 माइनस। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद। क्यों होगी पॉजिटिव, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करा देंगे तो उसके साथ नया इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा, और इन रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा उसमें, पॉजिटिव आएगा। सो सक्सेसिव इजी is always positive because after addition of one electron, एक इलेक्ट्रॉन के ऐड करने के बाद it will experience repulsions. The new incoming electron will experience more repulsions hence energy has to be supplied। एनर्जी उसके अंदर हमारे को क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। तो Eg के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या कह सकते हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी साइज के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या कह सकते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसे कह सकते हैं, जेड इफेक्टिव, ये बोल सकते हैं। अब जैसे अपने पास फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस जैसे Eg है, तो उसके नोबल गैसेस है, तो नोबल गैसेस फुल भरा हुआ है ऑक्टेट उनका, तो उनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है। तो जब अगर हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड कराएंगे नोबल गैसेस में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड जब हमारे को बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबल गैसेस की हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और जिनको जैसे हैलोजेंस है ग्रुप 17 एलिमेंट्स, तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स में उनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके फुल्ली फिल्ड ऑक्टेट बना रहे हैं, इसका मतलब वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। तो जो हैलोजेंस है उनके रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंड मोर फैक्टर्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, these factors we are going to discuss in the next lecture. So thank you.